कई बिल पास हुए हैं। सरकार एक एक्ट लेकर आई है जिसके तहत अब 20 साल तक दान में दी गई जमीन पर अपने आप मालिकाना हक खत्म हो जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इससे कई समस्याओं का निपटारा हो जाएगा। वहीं सीएम मनोहर लाल ने किसानों को बड़ी राहत दी है। अब एनसीआर में भी 10 साल पुराने ट्रैक्टर चलते रहेंगे। सरकार ने पुराने ट्रैक्टर को साल 2025 तक राहत दी है। दान में जमीन को लेकर के बिल पास किया गया है। एक कुछ एक्ट की चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगा। एक एक्ट हम लेके आए कि जो पुराने 10 साल पुराने डीजल के वाहन, ये एनसीआर में बंद होने की बात जो एनजीटी ने कह दी है, उसको हमने अभी कुछ साल के लिए यानी 2025 तक ट्रैक्टर्स खास करके उनके लिए हमने विधान कर दिया है कि ट्रैक्टर्स को उसके अंदर से हम नहीं हटाएंगे, क्योंकि ट्रैक्टर्स में एक तो कृषि का एक यंत्र है, दूसरा इसका इंजन जो एक लॉन्ग स्पीड पर चलने वाली गाड़ियां होती हैं उसके हिसाब से उतना खराब नहीं होता है, क्योंकि इनकी स्पीड तो होती नहीं है, थोड़ा चलते हैं लेकिन टाइम तो उस हिसाब से चलता ही है। उसके बाद उसका कोई ना कोई सिस्टम बनाएंगे, लेकिन अभी तो यह है कि इसको 25 तक इनको जो भी पुराने ट्रैक्टर हैं वो चलते रहेंगे 2025 तक। हरियाणा निरसन विधेयक जो लाए हैं, सेंटर में भी बड़ी मात्रा में जो पुराने एक्ट हैं जो आज आउटडेटेड हो गए हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं है, बल्कि कई बार तो पुराने एक्ट पर नए एक्ट बनने के बाद उनका वैसे ही निरसन हो जाना चाहिए, उनको विधिवत निरसन करने के लिए हमने यहाँ भी हरियाणा लॉ कमीशन बनाया है। तो उस लॉ कमीशन की सिफारिश पर अभी इस बार 19 कानून ये रिपील किए गए। एक सुझाव आया कि आगे से ऐसे जो कानून होंगे वो लॉ कमीशन जो हमारी समीक्षा समिति है उसमें लॉ कमीशन की रिपोर्ट उस सेलेक्ट कमेटी जो विधानसभा की होगी पहले उसको जाएंगे, और सेलेक्ट कमेटी भी उसका एक बार विश्लेषण कर ले, उसके बाद फिर इसको निरस्त किया जाएगा। एक कानून हम जो जेलों में कैदी यानी बंदी हैं, उन बंदियों की जो पैरोल होती थी वो पैरोल अभी तक बहुत डिस्क्रिशनरी थी, कोई नियम नहीं थे। जैसे कहते ना चेहरा देख के टीका लगाना, तो किसी को कुछ दे दी, किसी को कुछ दे दी। हमने इसके सिस्टम बना दिए हैं, तो सिस्टम के हिसाब से ही उनको पैरोल जो उसका अधिकार है उसको मिलेगा। इनको अच्छे आचरण का एक अधिकार पैरोल का मिलता है, तो उसका एक सिस्टम बनाया है। उस सिस्टम के हिसाब से कि कब कब कितनी कितनी पैरोल उसको मिल सकती है, वो भी एक एक्ट हम लेकर के आए हैं। एक विषय जो आज जिसके ऊपर काफी चर्चा हुई कि पहले के समय में लोग पब्लिक यूटिलिटी के लिए अपनी जगह दे देते थे दान में। रोड बनानी है, रजवाहा बनाना है, स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, अस्पताल बनाना है, लोगों के पास जमीनें थी भी सही और उतनी वैल्यू भी नहीं थी, वहाँ की आवश्यकता होती थी, लेकिन उसकी कागजी कार्रवाई उस समय नहीं होती थी। उन्होंने दी, हमने बना दी। पिछले सालों में कई कोर्ट में केसेस आ गए कि उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी, आज चूंकि जमीन की कीमत महंगी हो गई है, उस समय जमीन महंगी नहीं थी, दानी भाव था लोगों का, आज वो दानी भाव भी नहीं रहा, तो इसलिए वो कोर्ट में जाने लगेंगे तो मेरे नाम है ओनरशिप, या मेरे बाप दादा की है, मैं उसका वारिस हूँ, इसलिए मुझे मिलनी चाहिए। अब आज अगर हम उसके सारे का पैसा देने लगते हैं तो उसका वैसे भी काफ़ी बड़ी मात्रा में पैसा जा सकता है, और फिर दान दी चीज़ वापस लेना तो ऐसे कहते हैं पाप है। दान दी चीज़ वापस थोड़ी को लेता है, लेकिन चूंकि दान इन्होंने नहीं दी, पिछली पीढ़ी ने दी है, वो कहते हैं पाप लगेगा तो उनको लगेगा, हमको थोड़ी लगेगा, नियत बिगड़ेगी। तो इसके लिए हम एक्ट लेकर आया कि 20 साल पहले की कोई ऐसी प्रॉपर्टी पर सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, पब्लिक यूटिलिटीज का कोई प्रोजेक्ट बन चुका है, तो उसको अब कोई वापस नहीं ले सकेगा, कोई उसका क्लेम नहीं कर सकेगा। 20 साल यानी अभी 20 साल, हाँ, जब भी कोई ऐसा विषय होगा तो 20 साल पहले, आज यानी जब भी लागू होगा, यानी आज तो 2022 होगा, 2022 से पहले। अब ये एक्ट तो वास्तव में जब इसकी कल्पना की गई थी 2 साल पहले की गई थी, लेकिन वो बीच में 20 साल तो मिनिमम है ना सर। हाँ 20 साल, तो हो ही गए। हाँ 20 साल। इस 20 साल के अंदर किसी ने दिया हुआ है और कोई क्लेम करता है, नहीं कोई क्लेम करता है तो वो कोर्ट में जा सकता है। ये 20 साल पुराने, क्योंकि 20 साल में पीढ़ी बदल जाती है, तो आज तो जिसने दिया वही होगा,
हाँ, तो इसलिए वो, और आज फिर अब समस्या ऐसी है भी नहीं। अब जिससे हम लेते हैं अब लिखवा लेते हैं, अब उसका नाम चेंज करा लेते हैं। भैया पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम करो तब स्कूल बनेगा, हेल्थ डिपार्टमेंट के नाम करो तब अस्पताल बनेगा। पहले कोई नहीं कराते थे, इसलिए वो चल रहा था। इसलिए आगे समस्या ये नहीं आएगी। जल संसाधन मंत्रालय का एक प्राधिकरण का जो एक विधेयक आया है, उसमें जो पानी ये जो होता है ट्रीटमेंट जिसका होता है, ट्रीटेड वेस्ट वाटर का भी अब उपयोग हमको करना होगा। तो अभी तक उसका नियम सिस्टम नहीं था कि उसका कौन कितना रेट हो। ये ठीक है कि जो रॉ वाटर है, कैनाल वाटर, उससे तो कम ही रखना पड़ेगा हमें, ताकि उसका लोग लेना शुरू करें। चाहे इंडस्ट्री को जाएगा, चाहे वो एग्रीकल्चर को जाएगा, चाहे वो बागवानी को जाएगा, या किसी और उपयोग में काम आएगा, या घरों में भी जिनको यूज़ है उसका यूज़ करेंगे, ताकि रॉ वाटर जो कैनाल का है उसकी हम बचत कर सकें और इस पानी का उपयोग कर सकें। इसके रेट्स क्या होंगे, तो हमारा जो जल संसाधन प्राधिकरण है, उस प्राधिकरण को हमने इसको अधिकार दिया है कि वो इसका रेट तय किया करेंगे, हर शहर के हिसाब से वो रेट तय करेंगे। और बल्क जो टैरिफ है हमारे रॉ वाटर का, वो भी वो तय करेंगे। कैनरी वाटर जो जहाँ जहाँ देते हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ को देते हैं या इंडस्ट्री को देते हैं, कहीं भी देते हैं, उस बल्क वाटर का रेट जो है वो तय करेंगे। क्योंकि अभी प्रेशर बहुत आते हैं कि पानी का रेट क्यों कर दिया, क्यों। आज पानी ऐसी चीज़ है कि जिसको बचाना बहुत ज़रूरी है। और पानी का राशनिंग, ये अगर हम सिस्टम ध्यान नहीं किया इसका, तो फिर पानी आगे चल करके अगली पीढ़ी को तो मिलेगा ही नहीं। ज़मीन का पानी निकाल करके हमने इतना दोहन कर लिया उसका कि कई जगह पर 100 मीटर से भी नीचे पानी चला गया। और वहाँ अब हम आज अगर पावर से पानी निकालना चाहते हैं ना, तो 50 हॉर्स पावर से ज़्यादा मोटर लगानी पड़ती है। तो बिजली की भी खपत है, पानी नीचे खत्म हो रहा है, सूख रहा है, जमीनें बंजर हो जाएंगी। तो इसलिए इस पानी का रीयूज़ ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए उस प्राधिकरण को हमने जो ये अथॉरिटी दी है कि उसको कंट्रोल करें। रिटेल के लिए भी रिकमेंडेशन करेंगे, लेकिन रिकमेंडेशन के बाद अथॉरिटी जो है पानी लगाने वाला जो रेट है, चाहे पब्लिक हेल्थ है, चाहे म्यूनसिपैलिटीज़ है, पंचायतें हैं, वो अपना निर्णय अपने आप करेंगी। लेकिन एक उनकी ओर से रिकमेंडेशन ज़रूर आएगा कि हाँ, ये रेट इतना रखना चाहिए। हरियाणा में नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में होने वाले फर्जीवाड़े को लेकर प्रदेश सरकार सतर्क है। वहीं फर्जीवाड़ा रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं, जिससे भर्ती प्रक्रिया में होने वाले फर्जीवाड़े में रोक लग सके। प्रदेश सरकार ने अब भर्ती प्रक्रिया के नियमों में भी बदलाव किया। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ही आवेदक की फिंगरप्रिंट और फेस रीडिंग ली जाएगी। आइए जानते हैं भर्ती प्रक्रिया में हुए बदलावों के बारे में। हरियाणा सरकार सक्षम युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार प्रयासरत है। सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले और भर्ती प्रक्रिया में होने वाले फर्जीवाड़े को खत्म करने के लिए राज्य सरकार की ओर से कई अहम कदम उठाए गए हैं। नौकरियों में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने अब भर्ती प्रक्रिया के नियमों में बदलाव किया है। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ही आवेदक के फिंगरप्रिंट और फेस रीडिंग ली जाएगी। सामाजिक आर्थिक आधार पर मिलने वाले अतिरिक्त अंकों के लिए फाइनल परिणाम जारी होने से पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय तहसीलदार या एसडीएम से हस्ताक्षरित शपथ पत्र जमा कराना होगा। अभी फॉर्म भरने के समय केवल आवेदक के हस्ताक्षर और फोटो लिया जाता है, जिससे आवेदक अपने स्थान पर दूसरे से परीक्षा दिलाने में सफल हो जाते हैं। नया नियम बनने से अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचेगा तो बाहर ही उसका बायोमेट्रिक और फेस रीडिंग ली जाएगी। जिनके बायोमेट्रिक और फेस रीडिंग मैच नहीं होंगे वो परीक्षा केंद्र के अंदर ही नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा अतिरिक्त अंक पाने के लिए अभ्यर्थी स्वहस्ताक्षरित झूठे शपथ पत्र नहीं दे पाएंगे। हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सरकार को परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग की भी सिफारिश की है। परीक्षा को और व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के मसलों पर दोनों आयोगों के चेयरमैन और मुख्य सचिव की बैठक हो चुकी है। यह भी सुझाव दिया गया है कि परीक्षा में प्रश्न के उत्तर के लिए 4 के स्थान पर 5 विकल्प दिए जाएंगे। किसी भी प्रश्न के लिए विकल्प के तौर पर खाली गोला नहीं छोड़ा जाएगा। पहले जितने भी ये पर्ची खर्ची के सिस्टम चलते थे, भाई भतीजावाद, पैसा लेना, ये करना वो करना, अपने अपनों को दे,
80,000 नौकरियां हमने दी हैं और कोई पिछले 6 साल का कोई पीरियड उठा करके देख लें, इतनी बड़ी संख्या में नौकरी कभी भी नहीं दी गई है। एवरेज पर ईयर भी लगा लेंगे तब भी नहीं दी गई है। वन टाइम पंजीकरण पोर्टल 12 जनवरी 2021 को वेब आधारित प्रणाली शुरू की गई है, जिसमें आवेदक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रतिबंधित एक बार पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से सरकार में ग्रुप सी, ग्रुप डी और गैर राजपत्रित शिक्षण पदों के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। हरियाणा सरकार नौकरियों में मेरिट और पारदर्शिता को लेकर काम कर रही है। इसी को आधार बनाते हुए कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। आर्थिक, सामाजिक आधार पर मिलने वाले अतिरिक्त अंकों के लिए अब फाइनल परिणाम से पहले दस्तावेज जांच के समय ही तहसीलदार या एसडीएम से हस्ताक्षरित शपथ पत्र जमा कराना होगा। हरियाणा सरकार के प्रयासों का ही असर है कि मेहनत करने वाले युवाओं को उनके मेहनत का फल मिल रहा है और भर्ती प्रक्रिया के दौरान होने वाले फर्जीवाड़े का नामो निशान प्रदेश से मिट गया है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।